हेलो एंड वेलकम टू विमोचन आईएएस। जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूपीएससी के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, जिसमें आज हम लोगों का ऑप्शनल के पेपर थे। मैं यहाँ पर ज्योग्राफी ऑप्शनल कवर कराता हूँ, इसीलिए मैं सबसे पहले देखूँगा कि आज फर्स्ट जो पेपर है वो कैसा था। फर्स्ट इम्प्रेशन हम लोग देखने जा रहे हैं कि कैसा पेपर था। हम लोग वहाँ पर एग्ज़ाम एक्चुअली हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, तो एग्ज़ाम हॉल का माहौल अलग होता है, अभी यहाँ का माहौल अलग होता है। तो हम ऊपर ऊपर से बोल देंगे कि भाई ये सिंपल है, ये टफ है। तो भाई सबसे पहली बात, फर्स्ट इम्प्रेशन कैसा रहा इस एग्ज़ाम का। पेपर वन के अंदर वो टफ था या इजी था, आप लोग मैनेज कर पाओगे एग्ज़ाम के अंदर कि नहीं कर पाओगे, और किस तरीके से इस चीज़ को हैंडल करना है। बाकी का जितना भी डिटेल होगा ना, मैं और आगे की वीडियोस में देखूंगा। अभी सिर्फ अपन लोग क्या देखेंगे, पेपर पे एक नज़र डालेंगे, ठीक है। चलो देखो, अपन लोगों को पता है कि दो पार्ट के अंदर पेपर होता है। पेपर वन के अंदर पार्ट ए और पार्ट बी। ये पार्ट ए का है, जिसमें क्वेश्चन नंबर वन जो होता है वो कंपलसरी होता है। इसके अंदर 5 क्वेश्चंस होते हैं, देखो ठीक है। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द कॉज ऑफ ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। अब ये बताओ, क्या ये डायरेक्टली रिपीटेड है या फिर पहली बार पूछा गया है। देखो जब आप पीवाईक्यू देखोगे ना, मैं आप लोगों को डिटेल में और बताऊंगा, लेकिन आप इसको आसानी से सॉल्व कर पाओगे क्योंकि ये डायरेक्टली रिपीट हुआ है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो कभी आया नहीं है, ये पहले आ चुका है। ये अपना जियोमॉर्फोलॉजी से पोर्शन से आया हुआ है, ठीक है। पहले क्या था, ये पेपर नंबर 2 में पूछा गया था, अब पेपर नंबर 1 में डायरेक्ट पूछ लिया है, ठीक है। सेकंड इज सॉली फ्लक्चुएशन। सॉली फ्लक्चुएशन, अब आप बोलोगे अरे ये तो समझ में ही नहीं आया, ये क्या है ना। भाई आप लोगों ने मास वेस्टिंग पढ़ा है ना, बस ये वही चीज है। ये बार बार ये क्वेश्चन क्या है, इनडायरेक्टली 6 से 7 बार आ ही चुका है मास वेस्टिंग वाला, ठीक है। और 1 या 2 बार तो ये डायरेक्टली भी पूछ चुके हैं सॉलिड फ्लक्चुएशंस के बारे, फ्लक्शंस के बारे में। समझ में आया। तो ये भी आप लोगों का मैनेजेबल है, सिंपल है। 2 क्वेश्चन आप लोगों के सिंपल हो गए। इसके बाद अगला है, व्हाट इज द जियोलॉजिकल एंड द टेक्टोनिक प्रोसेस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द नेपी इन द ओरोजेनिक बेल्ट। बताओ, फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन के बारे में पूछ लिया, माउंटेन फॉर्मेशन का पूछ लिया, ये भी जियोमॉर्फोलॉजी से क्वेश्चन पूछ लिया इन लोगों ने, है कि नहीं। डायरेक्ट 3 क्वेश्चन आप लोगों के कहां से आ गए, जियोमॉर्फोलॉजी से आ गए। और ये सिंपल के कैटेगरी में मैं इसको रखूंगा क्योंकि ये डायरेक्ट हम लोगों के पीवाईक्यू से लिंक है। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि भाई इनडायरेक्टली पूछा, ये डायरेक्टली ही पहले भी पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो एग्जाम हॉल के अंदर जो लोग एक्चुअल में पीवाईक्यू और सिलेबस से डिपेंड होकर क्वेश्चन सॉल्व करते, तैयारी करते हैं और उनके नोट्स बने होते हैं, वो डायरेक्टली ये क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन एयर मास एंड लोकल विंड। देखो नॉर्मली हम लोगों ने अभी तक, मैंने जितना भी मैंने बच्चों को पढ़ाया है, नॉर्मली अभी तक जब भी क्वेश्चन आए हैं पीवाईक्यू में, या तो एयर मास का क्वेश्चन आया है या लोकल विंड का क्वेश्चन आया। दैट मीन्स अगर मैं सेपरेटली बात करूं तो 6 से 7 बार दोनों ही अलग अलग, 6 से 7 बार दोनों ही रिपीट हुए नेक्स्ट लास्ट 40 ईयर्स में। मतलब 6 या 7 बार एयर मास पूछा गया होगा तो 6 या 7 बार ही लोकल विंड पूछा गया होगा। ये पहली बार है जब दोनों को लिंक कर दिया है, समझ में आया। अब एक बात बताओ, क्या इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। आपको एयर मास के बारे में पता है, आपको लोकल विंड के बारे में पता है, आपको बस आधा आधा ही तो लिखना है। पेपर अपना कितना है, 150 वर्ड्स का है। दैट मीन्स आपको 2 पेजेस ही तो भरने हैं उसके अंदर, 1 पेजेस का 1 पेजेस का। तो ये भी आप लोगों को मैं सिंपल की कैटेगरी में डालूंगा। अभी मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये देखना चाह रहा हूं कि ये टफ है या इजी है। देखो अभी तो मेरे 4 क्वेश्चन मेरे को इजी मिल गए हैं, डायरेक्ट जो बिल्कुल आता ही आता है नॉर्मली। नेक्स्ट इज व्हाट आर द फंडामेंटल डिफरेंसेस अमंग द ओशन वेव, ओशन करंट एंड टाइड्स। अब देखो ओशन वेव, ओशन करंट और टाइड्स में डायरेक्ट क्वेश्चन अंतर पूछ लिया। ये किसका है, अपना ओशिनोग्राफी का क्वेश्चन है, डायरेक्ट अपना सिलेबस में दिया है। पीवाईक्यू में कम से कम नहीं तो 4 या 5 बार पूछा है। जनरल स्टडीज का तो मैं बात ही नहीं कर रहा, जनरल स्टडीज में तो पूछते ही पूछते हैं। तो इसको मैं क्या रखूंगा, इसको मैं रखूंगा मॉडरेट। क्यों रखूंगा मैं इसको मॉडरेट, क्योंकि डायरेक्टली अभी तक डिफरेंसेस नहीं पूछे गए। मैं क्या कर रहा हूं, जो बिल्कुल डायरेक्ट पीवाईक्यू से डायरेक्ट लिंक है वो क्या होगा, इजी में मान के चल रहा हूं। और जिन लोगों ने पढ़ा हुआ है उसको मैं पूरी तरीके से इजी मान के चल रहा हूं। वैसे इसको मैं इजी भी कंसीडर कर सकता हूं, लेकिन नहीं, मैं इसको मॉडरेट ही कंसीडर करूंगा क्योंकि मैं रियल एग्जाम की बात कर रहा हूं। तो समझे। तो इस जो पूरा क्वेश्चन नंबर 1 है, ये किस कैटेगरी में आ जाएगा, ये मेरा आ जाएगा इजी कैटेगरी में। किस कैटेगरी में आएगा, ये इजी कैटेगरी में आएगा।
समझ में आई ना, ये आप आराम से इसको सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब देखो ये क्या थे, अभी तक 10 मार्क्स के क्वेश्चन थे, ये कंपलसरी था। अब ये जो क्वेश्चन है आपको इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन कर देने हैं, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन आ गया, हाउ डज डेन्यूडेशन क्रोनोलॉजी हेल्प इन द अंडरस्टैंडिंग द सिक्वेंशियल डेवलपमेंट ऑफ द लैंडस्केप एंड द लैंडफॉर्म इलूसिडेट। अब ये बताओ, नॉर्मली आप लोगों को एक मैंने बताए थे, जब साइकिल्स बताई थी, मैंने नहीं बताई थी, नॉर्मली आप पढ़ते हो, मैं तो अभी तो स्टार्ट ही किया यूट्यूब पर, तो कॉमन सेंस लगाओ। आप जब पढ़ते हो, जब साइकिल्स ऑफ इरोजन पढ़ रहे हो, उसमें डेविस पढ़ रहे हो, पेंक पढ़ रहे हो, किंग पढ़ रहे हो, इतने सारे साइकिल ऑफ इरोजन पढ़ रहे हो, तो डेन्यूडेशन क्रोनोलॉजी सब कुछ उसी के अंदर हो गया। दैट मीन्स इनडायरेक्टली ये क्वेश्चन 8 से 9 बार रिपीट हुआ, ये सेम थीम, और आपको पता है कि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, थीम रिपीट होती है, तो ऑब्वियस ये बात आप करोगे। अब आप बोलोगे क्या मैं इसको इजी में डालूं या टफ में डालूं? द आंसर इज इसको मॉडरेट में डालोगे। क्यों? क्योंकि जिन लोगों ने इसके कंसेप्ट क्लियर किए हुए हैं उनको पता होगा कि डेन्यूडेशन क्रोनोलॉजी के अंदर हम लोग क्या करेंगे, सीधी सीधी हम लोग क्या करेंगे, पूरा पहले साइकिल ऑफ इरोजन देख लेंगे, पॉलीसाइक्लिक लैंडफॉर्म से रिलेटेड चीज देख लेंगे। नॉर्मली अपन लोगों को क्रोनोलॉजी देखनी है, सीक्वेंस देखना है उस चीज का, और जो डेविस, पेंक, किंग, जितने भी हम लोगों ने साइकिल्स और इरोजन पे दिमाग लगाया, लैंडफॉर्म डेवलपमेंट पे दिमाग लगाया, वो सब चीजें कहाँ आएंगी, इसके अंदर आएंगी। तो वहां पर हो सकता है कि अगर आप लोगों की प्रैक्टिस नहीं है तो आप लोग थोड़ा सा इसको स्किप कर जाएं कि भाई हमने डेन्यूडेशन क्रोनोलॉजी का तो कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं देखा है। तो ये इनडायरेक्टली बहुत बार पूछा गया है, लेकिन डायरेक्टली कब पूछा गया है? पहली बार ही पूछा गया है, ये डेन्यूडेशन क्रोनोलॉजी के नाम पे, लेकिन ये है वही। अगर आप लोग इसको पहचान गए तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, और अगर नहीं पहचाना तो मॉडरेट क्वेश्चन है। देखो मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, कमरे में बैठा हुआ हूँ, एग्जाम हॉल के अंदर जब जाते हैं ना तो माइंड बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है, आप लोगों को ही पता है। तो मैं क्या बात कर रहा हूँ, अभी फर्स्ट इंप्रेशन की बात कर रहा हूँ कि एग्जाम हॉल के अंदर क्या दिमाग चला था उस टाइम पे मेरा, ठीक है। नेक्स्ट अगला है, व्हाट इज डीप सी माइनिंग। अब देखो डीप सी माइनिंग का क्वेश्चन पूछ लिया, अभी तक आप लोगों ने जितनी बार भी ये चीज पढ़ी होगी डीप सी माइनिंग से रिलेटेड, वो हमेशा पेपर 2 में पढ़ी होगी, याद रखना। याद होगा आपको, आप लोगों ने अगर देखे होंगे तो पेपर 2 के अंदर देखे होंगे, और जनरल स्टडीज के पेपर नंबर 3 में तो आता ही रहता है, ठीक है। डीप माइनिंग एक्सप्लोरेशन वगैरह के अंदर तो ये चीज आती रहती है। तो इस बार पहली बार फर्स्ट टाइम क्या पूछा है आप लोगों को, पेपर 1 में पूछा है। अब आप क्या इसको पेपर 2 की तरह ही हैंडल करोगे एग्जाम में, है ना? तो पेपर 2 की तरह आप इसको हैंडल कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो होता है वो करंट अफेयर रिलेवेंस होता है, और आप लोगों को अप्लाई करना पड़ता है पेपर 2 के अंदर। इसके अंदर क्या होगा, आप लोगों को थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स लगाने पड़ेंगे, जैसे ओशनोग्राफी के कंसेप्ट हो गए, मिनरल एक्सप्लोरेशन के कंसेप्ट हो गए, जितने भी आप लोगों के जो भी इंडस्ट्रियल ग्रोथ वाले कंसेप्ट हो गए, तो वो आप इसको क्या करोगे, इसके अंदर यूज करोगे। है कितने मार्क्स का? 15 मार्क्स का है, मतलब 3 पेजेस लिखने हैं आप लोगों को। इसमें अनाप शनाप कुछ भी लिख के नहीं आना, जनरल स्टडीज जैसा कुछ लिख के नहीं आना है आप लोगों को। जब एग्जाम में जब क्वेश्चन सॉल्व करके आयोगे तो लोगों को लगेगा अरे वाह हम तो बहुत अच्छे कराए, लेकिन जब नंबर नहीं आते तो लगता है अरे यार ये तो आया ही नहीं। तो उस थिंकिंग से ये सॉल्व करना था। तो ये किस कैटेगरी में आएगा मेरा? ये आएगा मेरा मॉडरेट कैटेगरी में, ठीक है। मैं एक्चुअल बात कर रहा हूं ये चीज। अगर कोई बोल रहा, अगर आपको कोई बोल रहा है कि भाई इजी है, भाई उसको बोलो जाओ एग्जाम हॉल के अंदर जाओ, बैठो और सॉल्व करो, तब समझ में आएगा कि इजी है या मॉडरेट है। क्या करेंगे भाई, हमने तो जनरल स्टडीज के देखे हुए हैं, उसका कर दिया, जनरल स्टडीज का आंसर लिख दिया इसके अंदर और हो गया फिर आपका बेड़ा घर, है कि नहीं है? तो ये चीज समझो कि ये मॉडरेट में आएगा, ये ना कि इजी में आएगा। नेक्स्ट इज मैन एंड वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट आर एवर इंक्रीजिंग, डिस्कस इस कॉजेज, कंसिक्वेंसेज एंड रेमेडीज। अब देखो फर्स्ट इंप्रेशन पे ये कितना सिंपल लग रहा है कि हम लोगों ने तो मैन और वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में देख लिया और हो गया हम लोगों का काम। द आंसर इज इट इज टफ। मैं इसको क्या बोलूंगा? टफ की कैटेगरी में बोलूंगा। क्यों? आप लोग लिखाओगे जनरल स्टडीज लेवल पे लिखाओगे इस चीज को, लेकिन एग्जाम हॉल में आप लोगों का माइंड नहीं चलेगा। क्यों? आप लोगों ने चाहे बायोडाइवर्सिटी पढ़ा हो, चाहे आप लोगों ने एनवायरमेंट पढ़ा हो, उस टाइम पे हम लोगों ने कुछ थ्योरीज देखी थी, जैसे माल्थुजियन थ्योरी, जैसे हम लोगों का आइलैंड थ्योरी, है ना। तो इन थ्योरीज के अंदर हम लोगों ने क्या देखा था? कॉन्फ्लिक्ट्स देखे थे नॉर्मली। तो वो थ्योरीज आप लोगों को इसके अंदर यूज करके आना है। दैट मीन्स ये क्वेश्चन को आपको हैंडल कैसे करना है? पेपर 1 के जैसे हैंडल करना है। आप लोग ये मत सुनना कि भाई मैं तो बस मैन एंड वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट के बारे में लिख दूंगा कि ये हो रहा है, हम लोगों का हाथी ने इसको मारा, इसने इसको मारा। भाई नहीं 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 नहीं,
आपको थ्योरीज यूज करनी है, आपको मेन ज्योग्राफी यूज करनी है इन द सेंस, मतलब आप लोगों का जो 4th पैराग्राफ है बायोडाइवर्सिटी और इन्वायरमेंट, इन दोनों को लिंक करके इसको आप एनवायरमेंटल, आप ह्यूमन ज्योग्राफी से भी इसको लिंक करके आ सकते हो, ह्यूमन ज्योग्राफी से भी इसको लिंक करके आ सकते हो, सीधी सीधी बात है ना। तो इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी से भी इसको लिंक करोगे, ह्यूमन ज्योग्राफी के कुछ पार्ट्स डालोगे, तो ये 3 पेजेस भरने में आप लोगों को बहुत ज़्यादा माइंड लगाना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं इसको किसके कैटेगरी में डालूंगा, टफ की। तो इसका मतलब एक मेरा जो 20 मार्क्स का क्वेश्चन है वो इजी कैटेगरी में है, फिर मॉडरेट है, फिर वो टफ है। तो मैं इसको क्या वर्डिक्ट दूंगा, नॉर्मली सेकंड क्वेश्चन को क्या वर्डिक्ट मिलेगा, ये मेरा मॉडरेट से लेकर टफ कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो रियल एग्जाम में आप लोग ये क्वेश्चन देख के ये मत समझ जाना कि भाई ये तो बहुत सिंपल है, मैं इसको वो कर दूं। तो आपको चूज वाइजली करना है कि कौन सा क्वेश्चन आपको चूज करना है। हाँ, अगर आप लोगों ने सीधा सीधा पढ़ा हुआ है, आप लोगों को याद है, तो ये बहुत सिंपल चीज है। लेकिन अगर आपने उसको उस तरीके से हैंडल नहीं किया कि पेपर 1 है जिसमें मेरे को थ्योरी वगैरह, ज्योग्राफर्स नेम वगैरह यूज करने हैं, तो ये बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है नॉर्मली, ठीक है। नेक्स्ट इज एग्जामिन द फॉर्मेशन ऑफ द एटमॉस्फेरिक ट्राई सेलुलर सिस्टम, डिस्क्राइब द एग्जाम्पल इंपोर्टेंस मेकिंग द अर्थ लिविंग प्लैनेट। अब बताओ, ये तो मैं इसको सबसे इजीएस्ट, इस पेपर का सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन बोलूंगा। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन जितनी बार भी रिपीट हुआ डायरेक्टली ही 5 या 6 टाइम ये रिपीट हुआ है। दैट मीन्स ये बहुत ज़्यादा सिंपल हो गया। आप लोगों के पास पहले से रेडीमेड मटेरियल है, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का उठा लेना, आपके पास पहले से मटेरियल है। लेकिन हाँ, अगर आप लोगों के नोट्स काफ़ी लंबे हो गए हैं तो ये आप लोगों को टफ पड़ेगा, क्योंकि 4 पेज में इस चीज़ को जानना बहुत बड़ी बात है कि नहीं। आप लोग जो मेरे वीडियोस फॉलो कर रहे हो उसमें आप देखोगे कि ये चीज़ें मैं करवा रहा हूँ साथ में, ठीक है। तो ये चीज़ डायरेक्टली है, मेरे जितना मैंने करवाया है उसमें से काफ़ी चीज़ें आ चुकी हैं। हाँ, यूट्यूब पे पहली बार आया, लेकिन नॉर्मली सब चीज़ें रिपीट हुई हैं। मतलब कितनी सारी चीज़ें रिपीट हुई हैं, ये सब चीज़ें रिपीट हो रही हैं। ये भी रिपीट हुआ है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, डीप सी माइनिंग रिपीट हुआ है, मैन एंड वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट जो है वो पहली बार आया है, लेकिन ये जनरल स्टडीज में आता था। समझ में आया ना? तो अभी तक कितना रिपीट हो चुका है, केवल एक क्वेश्चन छोड़ के सब कुछ रिपीट हुआ है। नेक्स्ट इज व्हाट इज यूएन डिकेड ऑफ इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, हाउ डज इट बैलेंस द इकोलॉजिकल गोल विथ इमर्जिंग सोशो इकोनॉमिक नीड लाइक फूड सिक्योरिटी एंड द डेवलपमेंट। अब देखो, ये क्वेश्चन जो है वो जनरल स्टडीज में, आई थिंक मुझे जहां तक याद है ये GS 3 में पूछा गया है। अब मुझे अभी ईयर पर्टिकुलरली याद नहीं है, जब अपन लोग इसको और डिटेल में देखेंगे, जब मैं दिखाऊंगा कि कैसे कैसे इसको सॉल्व करने होता है, तब अपन वो देखेंगे। अभी फर्स्ट इंप्रेशन है, तो मैंने देखा कि मैंने जनरल स्टडीज में ये क्वेश्चन पूछा गया था और इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बट आप लोगों को सपना तो आ नहीं जाएगा कि भाई ये क्वेश्चन आएगा यूएन डिकेड ऑफ इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, तो ऑब्वियस सी बात है। लेकिन हाँ, जो लोग PYQ देख रहे हैं, जनरल स्टडीज के देख रहे हैं, उनके लिए ठीक है। तो मैं इसको किसकी कैटेगरी डालूंगा, टफ की कैटेगरी में डालूंगा। और ये कोई रिपीटेड क्वेश्चन मैं इसको कंसीडर नहीं करूंगा। जनरल स्टडीज का छोड़ दूं तो ज्योग्राफी ऑप्शनल में ये रिपीटेड नहीं है, तो ये टफ कैटेगरी के अंदर आ गया, ये मोस्ट रिपीटेड हो गया। लेकिन हाँ, इसको आप मैनेज कर सकते हो एक्चुअल एग्जाम में, अगर आप लोगों ने स्टडी की हुई है तो जनरल स्टडीज से रिलेटेड। नाउ द हिमालय इज स्टिल राइजिंग। अब देखो कितना सिंपल है, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट एंड डिस्क्राइब द प्रोसेस इन्वॉल्व इन इट विद द सूटेबल स्केच एंड द एग्जाम्पल। अब ये पेपर 2 का क्वेश्चन है। पेपर 2 में कितनी बार आया है सोचो, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है, कम से कम 10 से 11 बार तो ये रिपीट हो चुका है। बट ये पहली बार इन लोगों ने क्या किया है, पहली नहीं मतलब इससे बाद इसमें पेपर नंबर 1 में भी 1 या 2 बार क्वेश्चन ये रिपीट हो चुका है लास्ट 40 ईयर्स में। तो अब देखो ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। सिंपल, आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को माउंटेन बिल्डिंग की थ्योरीज के बारे में लिखना है। उसके बाद जैसे प्लेट टेक्टोनिक्स वगैरह लिख दो, सब कुछ लिख दो आप लोगों को, ठीक है। कोल्ड माउंटेन्स की लिखो, फिर उसके बाद आप लोगों को इसको सॉल्व करना है। तो मतलब आप लोगों का अगर ये 3 पेज का वो है, तो उसके अंदर आप लोगों को कम से कम नहीं तो 1 पेज, 1 से लेके 1.5 पेज जो होगा ना, वो आप लोगों को बेसिक थ्योरीज लिखनी पड़ेंगी। उसके बाद आप लोग ये लिखोगे और ऑब्वियस सी बात है ये हो जाएगा नॉर्मली। ये सिंपल, इसको मैं इजी कैटेगरी में डालूंगा। दैट मीन्स ये मेरा इजी टू मॉडरेट इसको डाल सकते हैं नॉर्मली, क्योंकि इजी 2 अपने इजी हैं, 1 अपना टफ है ना। 2 इसके अंदर इजी हैं और अपना 1 टफ है। तो ठीक है, इजी टू टफ हो गया,
ठीक है, तो इस पूरे को अगर मैं वो वर्डिक्ट दूं तो ये मॉडरेट हो गया, है कि नहीं। तो अभी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं मिला जिसमें अपने तीनों क्वेश्चन ढंग से सॉल्व करें। देखो ये वाला आप पूरा का पूरा कर सकते हो नॉर्मली, फर्स्ट सेकंड जो है आप इसको भी पूरी तरीके से कर सकते हो, बट हाँ वहां पर अगर आपका माइंड एक्टिव हुआ तो क्वेश्चन लिखा होगे, थोड़े से कम नंबर मिलेंगे लेकिन मिल जाएगा। अगर आप लोगों ने एक्टिव माइंड से नहीं किया तो, और वैसे एक्टिव माइंड से कर दिया तो भाई ये तो बहुत अच्छा है, ये पूरा का पूरा रिपीट हुआ है। इसमें भी आप लोगों का सिर्फ बी वाला छोड़ के ये दोनों रिपीट हो गए। नेक्स्ट फोर्थ, what are the ecological consequences of the agricultural deforestation in Amazon and the Congo basin, particularly concerning the biodiversity and the climate regulation। अब देखो ये क्वेश्चन इन्वायरमेंट और बायोडाइवर्सिटी में कम से कम नहीं तो 6 से 7 बार पूछ लिया गया है। बट मैंने बट क्यों लगा दिया, अमेजन का कभी अलग पूछा है और कॉन्गो बेसिन का अलग पूछा है। अब क्या किया इन लोगों ने, डायरेक्टली क्या किया था, पहले डायरेक्टली इससे पूछा था और इससे पूछा था, तो अब इनने एक दोनों को मिला दिया है और वहां पर आप लोगों के नोट्स अगर तैयार है नॉर्मली तो आप लोग इसको आसानी से सॉल्व कर पाओगे। इसीलिए मैं इसको मॉडरेट कैटेगरी में डालूंगा, है कि नहीं। मॉडरेट कैटेगरी में डाल दिया इसको, क्यों, क्योंकि ये अभी तक डायरेक्टली नहीं पूछा गया था। आप लोग जब पढ़ते थे, आप लोग नोट्स बनाते थे, तो आप लोग वही कंसिक्वेंसेस और एग्रीकल्चरल डिफॉरेस्टेशन वाले चीजें देखते थे कि भाई कि बायोडाइवर्सिटी और क्लाइमेट रेगुलेशंस में क्या क्या कंसर्न आ रहे हैं नॉर्मली। अब ये बताओ, इतना तो आप नॉर्मली सॉल्व कर ही दोगे, बाकी का बचा 5 से 5 नंबर का, मतलब 15 नंबर तो इसमें से डायरेक्ट आप लोगों को डायरेक्ट पूछे गए हैं, लेकिन जो 5 नंबर का जो है ना क्लाइमेटिक रेगुलेशंस वगैरह, ये तो आप लोगों को पूछा नहीं गया है कि नहीं। इसको तोड़ेंगे ना अपन, तो इसमें क्या 3 पार्ट हो गए इसके, तो इसमें से एक पार्ट जो है आप लोगों को आए नहीं, तो इसीलिए मैं इसको मॉडरेट कैटेगरी में डाल दिया। ठीक है, अगला है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंड दी वैलेंस ऑफ द एनर्जी। अब बताओ, डायरेक्ट क्वेश्चन रिपीट हो गया, कम से कम 7 से 8 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, चलो 6 से 7 बार लिख दो, ये क्वेश्चन डायरेक्टली रिपीटेड है कि नहीं है प्रीवियस ईयर से। आप लोग जब पीवाईक्यू देखोगे तो जब मैं डिटेल में बनाऊंगा ना कि कौन कौन से कहाँ से आए, तो आप लोग खुद हैरान होंगे कि भाई ये तो डायरेक्ट है। जब आप लोग पढ़ोगे, और ये मतलब मेरा कहने का मतलब है इजी मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये हम लोग डायरेक्ट पढ़ते हैं, ये आप आराम से सॉल्व कर सकते हो एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट इज डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द बैरियर आइलैंड। अब देखो बैरियर आइलैंड, अगर वहां पर आपका माइंड एक्टिव है तो आप लोगों को एकदम से याद आएगा, अरे अरे हमने तो कोरल बैरियर वाले के बारे में पढ़ा था, मतलब कोस्टल लैंडफॉर्म डेवलपमेंट का क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब मैं इसको मॉडरेट में डालूंगा, मॉडरेट में नहीं, इसको मैं चलो टफ में डालूंगा। मैं क्यों डालूंगा टफ में, मैं आपको बताता हूं। टफ में इसलिए डालूंगा क्योंकि अभी तक इतने सालों से, मतलब ये जो कोस्टल आइलैंड कोस्टल लैंडफॉर्म वाला क्वेश्चन है ना, काफी टाइम से आया ही नहीं था। ठीक है, अब उससे पहले भी 40 साल में 2 या 3 बार क्वेश्चन ये आया है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और उसमें भी बैरियर आइलैंड का सिर्फ एक बार क्वेश्चन आया है नॉर्मली। आई थिंक 2014 या 15 की बात होगी, मुझे याद नहीं है इतना, मैं जब बनाऊंगा तब बताऊंगा आप लोगों को, उसमें आया है। तो इसको आप लोग कैच बड़ी मुश्किल में कर पाओगे, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, एक टफ क्वेश्चन बोलूंगा। तो अभी तक अपने पूरे जो फर्स्ट ए पार्ट था उसके अंदर कितने टफ क्वेश्चन आ गए, अपने 2 टफ क्वेश्चन हो गए, मतलब एक ये टफ हो गया और एक अपना इधर का टफ हो गया। समझ में आया ना, ये वाला टफ हो गया नॉर्मली, ये बी वाला, तो 2 टफ हो गए और बाकी के सब अपने इजी क्वेश्चन है और 2 अपने मॉडरेट हो गए, है कि नहीं है नॉर्मली। तो इसका मतलब अभी तक जो ए पार्ट है, इस पूरे ए पार्ट को मैं क्या बोलूंगा कि ये मेरा इजी वाला पार्ट है, इजी वाला पोर्शन है। क्यों, क्योंकि ए पोर्शन में से आप लोगों को मतलब टोटल 8 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन ही नहीं, टोटल 8 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से पहला और 5वां कंपलसरी होता है, और बाकी के अपने बच्चे कितने 3 क्वेश्चन, तो कोई भी आप 3 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अब इसमें से देखो 1 2 3 ये तो पहले से हो गया। अब अपना क्या आएगा, पार्ट बी आएगा अपना, कौन सा वाला, ह्यूमन ज्योग्राफी टाइप का पार्ट। ठीक है, अब देखो व्हाट डिड द वेलफेयर अप्रोच इन ह्यूमन ज्योग्राफी इमर्ज एज द सिग्निफिकेंट पर्सपेक्टिव इन 1970। अब देखो वेलफेयर अप्रोच का जो क्वेश्चन है बार बार रिपीट होता है नॉर्मली, तो दैट मीन्स ये इजी क्वेश्चन हो गया। मतलब अभी तक कम से कम 5 से 6 बार डायरेक्टली रिपीट हुआ है, ये 5 से 6 बार डायरेक्टली रिपीट हुआ है। तो ये वेलफेयर, और पिछली साल भी ऐसे ही एक क्वेश्चन आया था, ऐसा नहीं है कि कोई नई चीज हो गई, अपन को ट्रेंड पहले से पता था कि ये आना ही आना है, और ये सिंपल क्वेश्चन है, इसको मैं सिंपल क्वेश्चन बोलूंगा। ठीक है, तो ये इजी हो गया। सेकेंड इज व्हाट आर द की इन्वायरमेंटल एंड द इकोनॉमिक चैलेंजेस लिंक्ड टू द एक्सट्रैक्शन एंड द प्रिसीडिंग ऑफ द क्रिटिकल मिनरल्स। अब देखो क्रिटिकल मिनरल का क्वेश्चन है, वही जीएस टाइप का क्वेश्चन है। अभी तक अपन लोग क्रिटिकल मिनरल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते थे,
तो इसको मैं किस चीज में डालूंगा भाई, इसको मैं डालूंगा मॉडरेट में। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि जब रियल एग्जाम के अंदर बात आती है ना, तो हम लोग क्या कराते हैं, हम लोग जीएस टाइप का क्वेश्चन लिखाते हैं। कैसे लिखाते हैं? जीएस टाइप का क्वेश्चन लिखाते हैं। हाँ, कुछ नहीं से तो कम से कम जीएस तो ठीक है लिख के आना नॉर्मली, है कि नहीं है? तो इन्वायरमेंटल वाला चीज अपन लिख सकते हैं, मिनरल क्रिटिकल मिनरल वाली चीजें लिख सकते हैं नॉर्मली। तो ये अप्लाइड चीज अपनी पेपर 1 के अंदर होती है, दिमाग में लगाना। अप्लाइड तो करोगे ही करोगे इसके अंदर, लेकिन आपको थ्योरी बेस पे आपको लिख के आना है। हाँ, हम लोग जब मिनरल एक्सप्लोरेशन वाली चीजें पढ़ते हैं तो वो भी आप इसको यूज करके आओगे, लेकिन वहां पर आप लोगों को माइंड चलाना पड़ेगा, है कि नहीं? तो इतना तो हमें मिलता नहीं है कि आप सोच पाओ, तो इसीलिए मैं इसको मॉडरेट कैटेगरी में डालूंगा। नेक्स्ट इज पुल फैक्टर इन इंटरनल माइग्रेशन आर ऑफन बेस्ड ऑन द परसेप्शन रेदर देन द रियलिटी। अब देखो, ये क्वेश्चन डायरेक्टली रिपीटेड है, ठीक है? ये आई थिंक अपने कोरोना के टाइम पे ये क्वेश्चन डायरेक्टली इस तरीके से क्वेश्चन आए थे, पुल फैक्टर एंड पुश फैक्टर। ये क्वेश्चन अपन, और ये बार बार जब अपन लोग पॉपुलेशन ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो ये डायरेक्ट अपन लोग माइग्रेशन करते हैं। पुल फैक्टर, पुश फैक्टर, जितनी भी हम लोगों की थ्योरीज हैं वो अपन लोग पढ़ते हैं। माल्थुजियन थ्योरी में भी इसका यूज होता है, माल्थुजियन थ्योरीज के अंदर यूज कर सकते हो नॉर्मली जितना भी है। तो दैट मीन्स इसको मैं किस कैटेगरी में डालूंगा? इजी कैटेगरी में डालूंगा। समझ में आई ना ये वाली बात? तो मतलब 2 इजी हो गए, एक अपना मॉडरेट हो गया। नेक्स्ट इज रेगुलेशन इम्बैलेंसेस आर द प्रोडक्ट ऑफ इन सेटू एंड एक्स सेटू फैक्टर्स। मतलब रिलीजियस इम्बैलेंस के बारे में, रीजनल इम्बैलेंस के बारे में बात कर रहा है। अब बताओ, रीजनल इम्बैलेंस का क्वेश्चन नहीं आया क्या अभी तक? आया है। इन सेटू और एक्स सेटू फैक्टर का भी क्वेश्चन आया है। हाँ, अगर आप लोगों को बताऊं तो पहले तो जनरल स्टडीज में पेपर नंबर 4 में ये क्वेश्चन पूछ चुके हैं एक बार, फिर जनरल स्टडीज में पेपर नंबर 1 में भी इस तरीके का क्वेश्चन पूछ चुके हैं, और ये अपना ज्योग्राफी ऑप्शनल है ना, उसमें भी 1 से 2 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। जब अपन लोग ये टॉपिक पढ़ते हैं रीजनल इम्बैलेंस वाला, तो ये तो 100% लोग पढ़ते ही पढ़ते हैं इन सेटू और एक्स सेटू फैक्टर। अब बताओ, डायरेक्ट क्वेश्चन आया, कहीं से घुमा के भी नहीं दिया, कैसे भी नहीं दिया, तो इसको मैं किस कैटेगरी में डालूंगा? किस कैटेगरी में डालूंगा? नॉर्मली इजी कैटेगरी में डालूंगा। दैट मीन्स मेरा सिलेबस से डायरेक्टली रिपीट हो रहा है। ऐसा भी नहीं है कि नहीं यार मैं इनडायरेक्टली रिपीट किया गया है, इससे पहले और कुछ पूछते थे, आप लोगों को पता होना चाहिए। नहीं, ये डायरेक्टली रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। समझ में आई ना ये वाली बात? नेक्स्ट इज व्हाई इज सिस्टम एनालिसिस। देखो, सिस्टम एनालिसिस का डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया फिर से अर्बन प्लानिंग के अंदर। व्हाट इज लिमिटेशन लो। अब देखो, इसको किस कैटेगरी में डालूंगा मैं? इसको डालूंगा मैं टफ कैटेगरी में। बताओ क्यों? बताओ क्यों टफ कैटेगरी में डालूंगा? नॉर्मली टफ कैटेगरी में डालने का रीजन ये है कि जब हम लोग सिस्टम एनालिसिस पढ़ते हैं वो अलग पढ़ते हैं, और अर्बन प्लानिंग जो पढ़ते हैं वो अलग पढ़ते हैं, और कई रेयर चांसेस होते हैं जब लोग हम इस चीज को लिंक करें। इसके बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि हम इस चीज को लिंक करें। तो ऑब्वियस सी बात है कि सिस्टम एनालिसिस वाला जो क्वेश्चन है ये इसको मैं टफ कैटेगरी में डालूंगा। हाँ, नॉर्मली पढ़ते टाइम हम पढ़ लेते हैं, लेकिन नोट्स में हम लोग इसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाते, और एग्जाम के अंदर भी इसको हम ठीक से नहीं हैंडल कर पाएंगे रियल एग्जाम के अंदर। अभी तो मैं बैठा हूँ, मारा आराम से बैठ लिया, एक बुक उठाई, मैंने देखा अरे अच्छा ये है ये, तो आप लोगों को पता है कि अरे मैं इस तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन रियल एग्जामिनेशन इसको टफ सॉल्व करना काफी टफ होगा। दैट मीन्स ये मेरा जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसको मैं मॉडरेट कैटेगरी में डालूंगा, है ना? क्योंकि मेरे इजी क्वेश्चन कितने हुए? केवल 1 और 2, 1 और 2, 2 क्वेश्चन ही तो मेरे क्या हुए? इजी हुए। 3 क्वेश्चन, सॉरी ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये 3 क्वेश्चन मेरे इजी हुए, एक क्वेश्चन टफ हुआ और एक क्वेश्चन मॉडरेट हुआ। अब इसमें तो ये भी नहीं कि आप छोड़ के भी आओ, ये तो कंपलसरी है करना, तो करना पड़ेगा ये वाली चीज। नेक्स्ट, हाउ हैव डायटोमी एंड द डुअलिज्म अफेक्ट। बताओ, डायटोमी और डुअलिज्म का डायरेक्ट आ गया अपना मेथोडोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ द जियोग्राफी के ऊपर, है कि नहीं? डायटोमी और डुअलिज्म के क्वेश्चन आ गया, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट हिट है ये तो PYQ। अगर आप क्वेश्चन नहीं कर पाए तो भाई भूल जाओ यूपीएससी क्लियर करना। इस तरीके के क्वेश्चन अगर आप वहां पर सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो मैं तो बोलूंगा कि भाई आपके बस की बात है ही नहीं यूपीएससी करना। ये तो नॉर्मल सिंपल से क्वेश्चन है भाई, इजी क्वेश्चन है। कितनी बार, मतलब नॉर्मली आपको पता है कि ये रिपीट होना ही होना है, हर बार रिपीट होते हैं ये चीज है, ये तो ऑब्वियस सी बात है। कोई ऐसा भी नहीं है कि किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट अलग से उठा के रख लिया, नहीं, ये नॉर्मल सबके बुक्स में है, सबके उसमें है, कुछ भी नई चीज नहीं है। तो ये इजी क्वेश्चन आएगा। एनालाइज द रोल ऑफ लैंग्वेज एंड द रिलीजन इन डिलिनेटिंग मेजर कल्चरल रीजन ऑफ द वर्ल्ड। लो, ये क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट हिट है। ये क्वेश्चन आप लोगों का कम से कम 4 या 5 टाइम रिपीट हुआ है नॉर्मली, लैंग्वेज का, रिलीजन का। अब याद रखना, जनरल स्टडीज की तरह नहीं करना है, जनरल स्टडीज की तरह
नहीं करना है अपन को GS1 की तरह, वो GS1 की तरह भी नहीं करना है, ये अपन लोगों को ज्योग्राफी ऑप्शनल की तरह करना है। समझ में आने वाली बात। तो एनालाइज द रोल ऑफ द लैंग्वेज एंड द रिलीजन इन द डिलिनिएटिंग मेजर कल्चरल रीजन ऑफ द वर्ल्ड। ये क्वेश्चन भी इजी क्वेश्चन की कैटेगरी में मैं इसको डालूंगा। नेक्स्ट, एनालाइज द स्पेशल पैटर्न एंड रिलीजियस स्पेसिफिकेशन ऑफ द प्लांटेशन क्रॉप अक्रॉस द ट्रॉपिकल एंड द सब ट्रॉपिकल रीजन। अब देखो नॉर्मली ये चीज हम लोग किसके अंदर यूज करते हैं, अब कॉमन सेंस लगाना, ये चीज हम लोग किसके अंदर यूज करते हैं, ये वैसे एग्रीकल्चर का चीज है, हम लोग एनवायरमेंट वाली चीज में पढ़ते हैं, ठीक है, और अपने क्लाइमेटोलॉजी वाले उसमें पढ़ते हैं। नॉर्मली प्लांटेशन क्रॉप्स के बारे में पूछ लिया, तो ये मैं किसकी कैटेगरी में डालूंगा, मॉडरेट की कैटेगरी में डालूंगा, क्योंकि हम लोग इसको लिंक करना काफी टफ हो जाए। चलो मैं इसको टफ की कैटेगरी में ही डाल देता हूँ भाई, क्योंकि रियल एग्जाम वाली बात आती है, मैं यहाँ बैठ के इसको इजी मॉडरेट बोल सकता हूँ, लेकिन ये एक टफ क्वेश्चन है, क्योंकि इसको आपको लिंक करना पड़ेगा, इसमें स्पेशल पैटर्न देखना पड़ेगा कि भाई कौन सी जगह पर क्या क्या है, फिर प्लांटेशन क्रॉप्स के बारे में बताना पड़ेगा कि कैसी कैसी आई है, एग्जाम्पल्स लिखने पड़ेंगे, थ्योरीज लिखनी पड़ेंगी। आप लोगों को सीधी सीधी बात है थ्रेवर्दा, ओपन, इनके क्लासिफिकेशन से लिंक करना पड़ेगा, है कि नहीं। अब वहां पर क्या माइंड चलेगा आप लोगों को तो जैसे पार्ट बी में पहुंचोगे आपके माइंड में आएगा अरे ये तो ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट है, एग्रीकल्चर वाले यूज कर दूंगा मैं और हो जाएगा काम। तो ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाई इज ऑयल इंपोर्टेंट फॉर द एनर्जी सिक्योरिटी। अब बताओ ये क्वेश्चन अगर आप सॉल्व नहीं कर पाए तो कितनी शर्म की बात है कि नहीं। ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है, ऑयल इंपोर्ट वाला क्लीन एनर्जी के लिए और जो ऑयल वाले के लिए, ठीक है। पहली बात तो ये करंट अफेयर में इतना रहा है कि भाई जिसकी वजह से ट्रंप ने हमारे नाक में दम करके रखा हुआ है, वो तो ये इतना न्यूज में रहा है, तो मैं तो इसका एक्सपेक्ट कर रहा था कि भाई या तो ये जनरल स्टडीज में आएगा या फिर ये ज्योग्राफी में आएगा। तो ये तो अच्छी बात हुई ना कि ज्योग्राफी में आ गया, ऊपर से हम लोगों का ये इस तरीके क्वेश्चन काफी रिपीट होते हैं, ऑब्वियस सी बात है। बट इसके अंदर आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को इंडस्ट्रियल ग्रोथ थ्योरीज वगैरह का यूज करना है। ऐसा नहीं कर देना कि नहीं बस हो गया मेरा और हो गया, तो अपना इंडस्ट्रियल ग्रोथ थ्योरी का यूज कर देना, इसके अंदर माइनिंग वाला यूज कर देना, है कि नहीं है। और आप लोगों का इकोनॉमिक ज्योग्राफी वाले जितनी भी टर्म्स हैं वो यूज कर देना, तो ये आप लोगों का इजी के अंदर आएगा। इसके अंदर तो सोचना भी नहीं पड़ेगा भाई, इसके अंदर आप लोगों को सोचना भी नहीं पड़ेगा, क्लीन एनर्जी वगैरह सब अपन ने पढ़ा हुआ है भाई नॉर्मली। सेकंड, अनदर इज क्रिटिकली इवेल्युएट द रोल ऑफ प्राइमेट सिटी। देखो प्राइमेट सिटी के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया डायरेक्ट। अब ये बताओ नॉर्मली अगर इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो क्या वहां सॉल्व नहीं कर पाओगे, ये तो भाई डायरेक्टली क्वेश्चन है, PYQ से ही रिपीट हो रहे हैं बार बार। प्राइमेट सिटी, अर्बन स्पेयर्स इन्फ्लुएंस द डेवलपिंग कंट्रीज। अब बताओ नॉर्मली तो ये इजी की कैटेगरी में डालूंगा, ऐसा नहीं है मैं एग्जाम हॉल में भी बैठूंगा तब भी मेरे माइंड में आएगा ये तो इजी है, ये तो हम पढ़ते ही पढ़ते हैं। अगर इसके अलावा अगर घुमा के पूछ लेता तो मैं सोच सकता था कि मॉडरेट है या वो ये इजी क्वेश्चन है, समझ में आई ना। द ग्लोबल डेमोग्राफिक लैंडस्केप, अगला क्वेश्चन है, द ग्लोबल डेमोग्राफिक लैंडस्केप इज इवॉल्विंग विद द रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ इन सम प्लेस एंड द रैपिड एजिंग इन द अदर। वही अब कॉमन सेंस लगाओ। अब देखो ये क्वेश्चन कोई भी प्रिडिक्शन वाला नहीं है, ये पॉपुलेशन वाला है। अब आपको पता है कि हर साल हम लोगों को पॉपुलेशन से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं, और यही क्वेश्चन पिछली साल और उसके भी 1-2 साल पहले बार बार रिपीट हो रहा है। मतलब ये अपना एक सिंपल सा क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होता ही रहता है नॉर्मली, समझ में आई ना। अब देखो लास्ट टू लास्ट ईयर आई थिंक प्री में ये क्वेश्चन आया था नॉर्मली, जिसमें बात की गई थी कि किस तरीके से आप लोगों की पॉपुलेशन घट रही है बढ़ रही है, तो आप लोगों को करना क्या है, वही तो चीजें यूज करनी है। ऊपर से आप लोगों को पॉपुलेशन थ्योरीज का यूज करना है, इसके अंदर माल्थुसियन थ्योरी हुआ, नॉर्मली और भी थ्योरीज हुई, तो सारी थ्योरीज का भी यूज करना है। दो तीन थ्योरी का यूज कर दो और ये आंसर हो गया। तो इसका मतलब ये मेरा पूरा 7th वाला जो इसको मैं प्रेडिक्ट दूंगा पूरा इजी है ना। तो मेरा 6th वाले को मैंने क्या प्रेडिक्ट दिया था कि ये मेरा क्या है, इजी से लेके मॉडरेट, इसको मैं मॉडरेट दूंगा क्योंकि मेरा जो C वाला पोर्शन था वो टफ था और बाकी के 2 पोर्शन इजी थे, है ना। तो ये इजी हो गया। नेक्स्ट इज व्हाई हैज प्रॉक्स थ्योरी ऑफ द ग्रोथ। अब आई एम सॉरी फॉर दैट, मेरे प्रोनाउंसिएशन बहुत खराब है। ग्रोथ पोल थ्योरी आप लोगों ने पढ़ा होगा बार बार ग्रोथ पोल थ्योरी, मतलब 3 या 4 थ्योरी है। एक बार बताओ 3 या 4 मॉडल दिए हुए हैं,
पूरे अपने पार्ट बी के अंदर आप लोगों ने जब सिलेबस देखा होगा 3 या 4 मॉडल दिए हुए हैं, जिसके अंदर ग्रोथ पोल भी एक है। तो अब अगर वो 3-4 भी अगर आप लोगों के तैयार नहीं हो तो फिर कहां से आप लोगों का सॉल्व होगा बताओ। ये पूरा का पूरा, और ये ग्रोथ पोल वाला जो है वो डायरेक्ट ही आप लोगों का रिपीटेड है। तो दैट मीन्स मेरा क्या हुआ, ये एक इजी क्वेश्चन है ना। दैट मीन्स मेरा ये इजी क्वेश्चन है। नाउ नेक्स्ट इज एनालाइज द रोल ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। अब देखो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया भाई कि भाई वेरिएशन इन द फर्टिलिटी एंड द मोर्टेलिटी रेट, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, ये भी मैं इजी कैटेगरी में डालूंगा। कोई जल्दबाजी नहीं है, आप लोग चाहो तो देख लेना, नॉर्मली पीवाईक्यू उठा के देख लेना, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। और वहां पर तो आप लोगों को सोचने के लिए, मैं इजी क्वेश्चन किसको बोल रहा हूं कि मेरा सोर्स में हो, पहले से बात, मैं जो सोर्स पढ़ रहा हूं उसमें ये मेरा डायरेक्ट हो, मेरे नोट्स में ये चीज हो और रिपीटेड हो चीज, उसको मैं क्या बोलूंगा, इजी क्वेश्चन बोल रहा हूं। अगर रिपीटेड नहीं है और मेरा सोर्स और नोट्स में है उसको मैं मॉडरेट बोल रहा हूं, और अगर मेरा सोर्स में है नोट्स में नहीं है दैट मीन्स वो मेरा टफ हो गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने एक जगह पर उसको किया ही नहीं। समझ में आई नहीं वाली बात। हाउ डू रीजनल कंपोनेंट मेक द रीजनल सिंथेसिस इन अ स्पेशल अरेंजमेंट। अब देखो रीजनल कंपोनेंट के बारे में बताया, रीजनल सिंथेसिस इन अ स्पेशल अरेंजमेंट एक्सप्लेन। अब बताओ ये वाला क्वेश्चन कितना टफ हो गया, ये क्वेश्चन कितना टफ हो गया, क्योंकि आप लोगों को रीजनल सिंथेसिस का अलग लिखना पढ़ा होगा आप लोगों ने, और उसका अरेंजमेंट आपको देखना होगा। नॉर्मली आप लोग क्या करते हैं, प्लानिंग के अंदर जो होता है, ये प्लानिंग के अंदर होता है, रीजनल प्लानिंग वाला पोर्शन के अंदर पढ़ते हो तो क्या करते हो, अलग अलग जगह पर नोट्स इसको बनाते हो। मतलब आपके जो नोट्स होंगे ना वो फ्रेगमेंटेड होंगे। क्या होंगे? फ्रेगमेंटेड होंगे। और अभी तक इस पर डायरेक्टली कोई भी क्वेश्चन मुझे तो याद नहीं है कि आया है नॉर्मली, बट हाँ मतलब ये मैं क्या बोल रहा हूँ, ये फर्स्ट इंप्रेशन बोल रहा हूँ। अगर पता चला, मैंने रिसर्च करी, मैंने देखा कि अरे यार ये क्वेश्चन तो आया है लेकिन मैंने इसको स्किप कर दिया माइंड से, तो ये मत बोलना कि अरे मैंने बोल दिया कि ये आया ही नहीं है। भाई हो सकता है आया भी हो, लेकिन मेरा एग्जाम के अंदर माइंड नहीं चल रहा कि ये क्वेश्चन कोई डायरेक्टली भी आया। हाँ लेकिन इनडायरेक्टली मुझे जरूर याद है कि रीजनल सिंथेसिस और स्पेशल अरेंजमेंट के ऊपर क्वेश्चंस काफी आ चुके हैं। समझ में आई ना ये वाली बात? आ गई ना ये नॉर्मली बात समझ में? नॉर्मली अब देखो सीधा सीधा, तो मेरा फाइनल वर्डिक्ट क्या है? फाइनल वर्डिक्ट है कि ये जो पेपर है वो मेरा इजी टू मॉडरेट कैटेगरी में जाएगा। ठीक है, बट इसके लिए शर्त क्या है कि आप लोगों ने पीवाईक्यू बेस्ड स्टडी की हो। ठीक है, साथ में आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो और ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन ना हो। समझ में आई ना ये वाली बात? ओवरलोड हो गया तो आप लोग कंफ्यूज होंगे ही होंगे। ठीक है, समझ में आई ना ये वाली बात? नॉर्मली अब नेक्स्ट आप इसका क्या करेंगे, मैं जैसे 1 या 2 दिन में क्या करूंगा, हर क्वेश्चन का आप लोगों को बताऊंगा कि ये कहाँ से आया है, कितने क्वेश्चन रिपीट हुए हैं और हम लोग इसको कैसे सॉल्व कर पाएंगे रियल एग्जाम में। ठीक है, तो आप लोग अगर देखना चाहें नॉर्मली में, अब ये जो तीनों चीज़ें हैं इस तरीके से, चाहे पीवाईक्यू हो, सिलेबस हो, ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन ना हो, इस तरीके से मेरा इसी यूट्यूब चैनल पर, विमोचन IAS चैनल पर, जो कि फ्यूचर में विमोचन एडू कहलाएगा, मैं आप लोगों को बता रहा हूं, जो विमोचन एडू नाम करने वाला हूं, इसका विमोचन एडू कहलाएगा। उस पर आप कभी भी ये फ्री में पूरा का पूरा कोर्स देख सकते हैं। मैंने पूरे वीडियो फ्री चला रहा हूं अभी। ठीक है, तो आप लोग देख पाओगे, आप लोगों को कंप्लीट हो जाएगा और सारे नोट्स आप लोगों के तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो अब जो अपना नेक्स्ट जो पेपर होगा, जो दिन के शिफ्ट का जो पेपर है, पेपर नंबर 2, उसका भी मैं वर्डिक्ट या तो आज या फिर कल मैं लेकर आ जाऊंगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।